गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और फंक्शन क्या होती है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किस प्रकार की और कार्य क्या क्या है, वो इस अपन चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम की परिभाषा की अपन बात करें कि इकोसिस्टम क्या है या पारितंत्र क्या है। इकोसिस्टम को पारितंत्र बोलते हैं तो क्या है, तो इसकी परिभाषा की बात करें सबसे पहले तो प्रकृति के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि प्रकृति के अंदर क्या होता है, सभी जीव, अपन भी है और जो जैसे गाय भैंस जितने भी जीव, उनको आप ध्यान में रख के इस बात को सुनिएगा कि जितने भी जीव प्रकृति के अंदर वो अपने चारों ओर उपस्थित जितने भी भौतिक वातावरण उसके साथ में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उनके भौतिक वातावरण में संतुलन बनाता है ना। जैसे घास होगी तो उसको गाय खा गई तो मतलब वो घास ज़्यादा नहीं होगी, वो संतुलन वहीं पे हो गया। तो मतलब क्या होगा कि प्रकृति के अंदर जितने भी जीव है वो अपने चारों तरफ जो भौतिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता रहता है। अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनके तथा भौतिक वातावरण के बीच में एक संतुलन बना रहता है। और जब संतुलन बना रहता है तब क्या होता है, कुछ पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है। गाय घास खाती है तो गाय जो है वो घास खा गई और घास को गाय से क्या मिला, गोबर मिल गया। तो मतलब कुछ जो पदार्थ है उनका आदान प्रदान इन आपस में होता है। और पदार्थों के आदान प्रदान के साथ साथ ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है। घास खाए तो घास किस लिए खा रही है, गाय ऊर्जा के लिए खा रही है ना। और गोबर मिलता है तो गोबर के अंदर भी क्या होती है, एनर्जी होती है ना। खाद होती है, कुछ सब्सटेंसेस होती है जिसको आप ऊर्जा का रूप दे सकते हैं। न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, है ना, जो पौधों के लिए उपयोग होते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो एक जो समाकलित इकाई के रूप में कार्य करता है। तो वापस ध्यान से सुनिएगा कि जो जीव है, प्रकृति के सभी जीव है, वो अपने चारों ओर जो भी उपस्थित भौतिक वातावरण है उसके साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनके भौतिक वातावरण के बीच संतुलन बनता है। और जब संतुलन तभी बनता है जब ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, और कुछ पदार्थों का प्रवाह होता है। मतलब मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ, आप मुझे चीज़ दोगे, तभी तो संतुलन होगा। तो मतलब जब दोनों तरफ की अन्योन्य क्रियाएं होती है तब इनके आपसे संतुलन होता है और ये संतुलन बन के एक समाकलित इकाई के रूप में कार्य करता है। इस इकाई को ही पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। यह है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आई। ठीक है, तो याद रखना प्रकृति के इस संरचनात्मक क्रियात्मक तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं ना। आप यहाँ तक बोल सकते हो, सिंपल भाषा में परिभाषा दो तो नहीं, फिर आप इसको बोल सकते हो प्रकृति के इस जो संरचनात्मक, जो इस प्रकृति की संरचना कर रही है और जो कार्य कर रही है प्रकृति के अंदर ना, क्रियात्मक इकाई, उसी को क्या बोलते हैं, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात आई है कि पारितंत्र है वो पारिस्थितिकी की मूल फंक्शनल इकाई है, प्रकार्यात्मक इकाई है। मतलब क्या, इकोसिस्टम है, आपको पूछ ले इकोलॉजी की यूनिट क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई क्या होती है, पारितंत्र होती है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी क्या होता है, इकोलॉजी, इकोलॉजी की इकाई क्या है, पारितंत्र, इकोसिस्टम है। इकाई का मतलब होता है सूक्ष्म जहाँ से उसका निर्माण चालू होता है ना। तो इकोसिस्टम सर जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग सर ऑथर टेंसले ने किया था। टेंसले के अनुसार क्या है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों के एकीकरण या समाकलन को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं ना। इसने परिभाषा दी सर ऑथर टेंसले ने दी थी। टेंसले ने इसका शब्द का प्रयोग किया और साथ साथ में इसने परिभाषा दी कि वातावरण के जो जैविक, जैविक मतलब जितने पेड़ पौधे जीव है, अजैविक, अजैविक घटक क्या हो सकते हैं, पानी है, हवा है ना, इस प्रकार के जो मिनरल्स है, जितने भी अजैविक घटकों एकीकरण, सब एक समाकलन है उनका, मतलब एक है सब, क्यों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, है ना। तो उसके परिणाम स्वरूप जो तंत्र बनता है उसको पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। टेंसले के बाद भी जीव जो संबंध विभिन्न नामों संबंधित किया गया इसको नाम को, जैसे कार्ल मोबियम ने इसको बायोसिनोसिस कहा, फोबर्स ने माइक्रोकोज्म कहा, है ना, और मिश्रा ने, है ना, मिश्रा, मिश्रा कौन, रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, भारतीय इकोलॉजी के जो जनक है, उन्होंने इको कोज्म भी कहा, मतलब अपने अपने नाम देने की कोशिश की जो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित नाम रहा वो इको सिस्टम ही रहा।
अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की बात करते हैं। तो जैवमंडल विभिन्न कार्य के पारिस्थितिक तंत्र संचालित होते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक हो सकते हैं और कुछ मानव निर्मित हो सकते हैं। मानव निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे मानव द्वारा निर्मित जो है, मानव क्या निर्मित कर सकता है, एक खेत है ना, खेत में घास उगाई, ठीक है, मतलब फसल उगाई, उद्यान है, वहाँ पौधे उगाए, तो एक इकोसिस्टम बन जाता है। वहाँ जल जीवशाला हो गया, जैसे अपन घर में एक्वेरियम रखते हैं तो उसके अंदर मछलियाँ होती है, पानी है ना, तो वो एक इकोसिस्टम मतलब जलीय इकोसिस्टम बन गया, है ना, इस प्रकार से। तो ये मैन मेड जो इकोसिस्टम है। इसके बाद क्या होता है कि ये भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम जीव होते हैं, जो कारक होते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आपस में डिपेंड होते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे में निर्भर होते हैं। ऐसे स्वतंत्र कोई भी नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई नहीं है कि मैं दूसरे के बगैर इकोसिस्टम के बगैर काम नहीं चलता हो, है ना, इस प्रकार मतलब सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की बात करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की बात करें तो इसके पारिस्थितिक तंत्र की जो मुख्य जो अपन पहलू है वो, तो इस पहला आता है संरचना, दूसरा आता है कार्य, ठीक है। संरचना, तो संरचना के अंदर क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र कैसे बना है, किन घटकों से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा है कि इसका अपन बात करते हैं इकोलॉजी के अंदर, पारिस्थितिकी के अंदर इस तंत्र का कार्य क्या है, किस प्रकार से संतुलन में कार्य करता है। इस प्रकार से ये पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य जो इसके दो मुख्य पहलू है ना, उनके बारे में इसमें बात करेंगे। तो पहला आता है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना किस प्रकार से होती है, देखो, पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य संरचनात्मक अभिलक्षण जातीय संरचना एवं स्त्रीकरण है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो सबसे पहले इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जाति जो होती है, कोई भी जीव हो उसकी जाति से इसका अभिलक्षण है, मतलब जो मेन गुण है वो जाति से, मतलब जातियां मिलके क्या बनेगी, इकोलॉजी का सिस्टम गठन करती है। और स्तरीकरण मतलब स्तर बन जाते हैं जातियों के, है ना, जैसे कोई घास की जाति है, कोई पौधे की, मतलब दूसरे कोई बड़े पौधे की साथ सूप की जाति है, सूप जो होते हैं, फिर शाक है उनकी है, वृक्ष है उनकी जाति है, या कोई जंतु की जाति है, और फिर उनका स्तर पाए जाते हैं, है ना, उनके से ही इसके पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का निर्माण होता है। इसके जातियों की संख्या, जीवों का जैव भार, जीवन वर्त वितरण आदि का अध्ययन भी करता है। इसके अतिरिक्त अजैव पदार्थ की मात्रा वितरण का भी अध्ययन भी इसमें सम्मिलित होता है। देखो ये पारिस्थितिक तंत्र बता रखे हैं इसमें। पारिस्थितिक तंत्र मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल इकोसिस्टम और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, और मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड क्या है, आदमी क्या बना सकता है, कौन सा इकोसिस्टम बना सकता है, खेत करता है, खेत भी एक इकोसिस्टम हो जाता है, वहाँ पर फसल उगाता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव भी रहने लग जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उद्यान है, उद्यान हो सकता है इस, है ना, और जल जीवशाला है ना, जो एक्वेरियम है। तो ये मैन मेड या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो आवास के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वापस स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। पहले अपन बात करते हैं स्थलीय की। तो स्थलीय की वन पारिस्थितिक तंत्र मतलब पूरा वन जो पाया जाता है उसे घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र और मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र, मतलब इन पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और इनकी भौगोलिक जो परिदशा होती है वो भी अलग अलग होती है। फिर आता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जल के प्रकार के आधार पर अलवणीय स्वच्छ पारिस्थितिक तंत्र वाला और लवणीय पारिस्थितिक तंत्र वाला। लवणीय के अंदर महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र और ज्वारमुखी पारिस्थितिक तंत्र। ज्वारमुखी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, पहले आया हुआ नाम ही। तो ज्वारमुखी का मतलब होता है जहाँ पर समुद्र और नदी का पानी जहाँ पे आके मिलता है उसको ज्वारमुखी पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके बाद जल की अवस्था के आधार पर बात करें अपन, है ना, स्वच्छ जल में, तो स्वच्छ जल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रवाहित होता है और एक स्थिर होता है। स्थिर झील स्थिर होती है, तालाब सरोवर पोखर कुंड, पोखर जो कुंड होते हैं वो मतलब एक ही जगह पानी रहता है, तो वहाँ पे जो पानी जो पाया जाता है उसको लैंटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना, उसको स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इस प्रकार जो झरना है, नदी है, नाला है, ये बहते रहते हैं, इनको प्रवाहित जलीय पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इसके बाद होता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक।
पारिस्थितिक तंत्र की घटक की बात करें, मतलब इस संरचना की है, तो इसमें कंपोजिशन किन किन घटकों से मिलकर होता है, फैक्टर से मिलकर बना होता है। जो इसमें दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैविक घटक की। जैविक घटक है तो जैविक घटक के अंदर अपना उत्पादक है, उपभोक्ता है, वर्त या गुरु उपभोक्ता है, और फिर अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता है। इसी प्रकार से अजैविक जो निर्जीव होते हैं उन घटकों की बात करें, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलीय कारक ना, इस प्रकार से इनका ये निर्माण होता है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। जैविक घटक के अंदर मतलब जीव होते हैं और अजैविक घटकों के अंदर निर्जीव होंगे। हालांकि इनको सेपरेट करना, जैविक और अजैविक घटक को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से जैविक और अजैविक घटक को अपन अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से अपन इनको सेपरेट करके पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि यदि इनको अपन अलग अलग नहीं पढ़ सकते, इकोसिस्टम एक ही इकाई है, समलित इकाई है ना। किसी रूप में अंतर संबंधित होते हैं ये आपस में सारे। लिंडमैन के अनुसार जीवों के परस्पर अंतर संबंध का प्रमुख आधार भोजन है। आपस में जीव किस लिए आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि भोजन के लिए। अतः उन्हें पोषक गति की अवधारणा में प्रस्तुत की बात। वास्तव में जैविक घटक किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना को दर्शाते हैं। पोषक स्तर की दृष्टि से जो जैविक घटक होते हैं दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उपभोक्ता और उत्पादक और उपभोक्ता, है ना। तो जैविक घटकों की बात करें तो दो भागों में विभाजित किया है, उत्पादक और उपभोक्ता। सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्पादक क्या होंगे, पौधे होंगे। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर क्या होते हैं, अपना स्वयं भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। और जो उपभोक्ता होते हैं विषमपोषी होते हैं, ये ऑटोट्रोपस है, ठीक है, ऑटोट्रोपस है ये। और ये जो उपभोक्ता होते हैं ये विषमपोषी होते हैं, हिटोट्रोपस होते हैं। हिटोट्रोपस कौन से होते हैं आपको बताइए। अपन जो है हिटोट्रोपस है, उपभोक्ता है। अपन क्या करते हैं, पौधों के द्वारा उत्पादन किए हुए चीज़ें उनको खाते हैं ना। तो इस प्रकार से अपन जैविक दृष्टि से जो पोषक स्तर है तो उनको दो जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। देखो इसमें भी अब देखिए आप डायग्राम में, है ना, ये सूर्य है और शरीर हरे पौधा है। ये क्या करता है, उत्पादक है ना। और इसको कौन खा जाता है, शाकाहारी खा जाता है। शाकाहारी को कौन खा जाएगा, मांसाहारी खा जाएगा। और मांसाहारी का क्या कर देंगे, परजीवी मर्तोपजीवी अपघटन कर देंगे। अपघटन के बाद क्या हो जाएगा, वापस ही हरे पौधे के द्वारा ले लिया जाएगा, इस प्रकार से। और शाकाहारी होगा उसका ही अपघटन कर दिया जाएगा, हरे पौधे के द्वारा वापस ले लिया जाएगा। इस प्रकार से ये चलता है। इसके बाद आता है उत्पादक, जो अपन बात कर रहे हैं इसके, है ना, जैविक घटकों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है उत्पादक। उत्पादक क्या होता है, तो परिस्थिति के सभी पादप के जीवाणु सदस्य हमेशा क्या होता है, जो ऑटोट्रोपस होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, पादप होते हैं, जीवाणु होते हैं। आपको पता है कुछ जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण किया करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो पारितंत्र के वे सभी पादप या जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रसायन ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। जो मतलब प्रकाश ऊर्जा बोले सौर ऊर्जा को, है ना। तो सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देंगे ये पौधे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सौर ऊर्जा को किस में ऊर्जा, रसायन ऊर्जा। रसायन मतलब कार्बोहाइड्रेट बन गया ये रसायन ऊर्जा में, किसके द्वारा, सनलाइट के द्वारा। तो ये क्या कर उत्पादक काम करते हैं। तो ये बहुपोषीय प्राथमिक उत्पादक करते हैं। वे पौधे जीवाणु सभी प्रकार के जीवों के लिए प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मतलब सबसे पहले बनता कहाँ है, भोजन कहाँ बनेगा, पौधे ही तो बनाएंगे, है ना। चाहे शेर है तो शेर भी क्या खाता है, मांस खाता है। तो मांस जो खाता है वो कहाँ से खा के आया होगा, ये तो सोचो आप, है ना। कोई बकरी को खाता है तो बकरी ने क्या घास ही तो खाया है। तो मतलब जो प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का वो उत्पादक ही होते हैं। तो ये उत्पादक क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, है ना। और कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन संचय करते हैं। और विषम पोषक स्तर के जीवों के लिए परोक्ष या अपरोक्ष भोजन के प्रयुक्त होते हैं। कोरमंडी है उन्हें उत्पादक की जगह इन्हें परिवर्तक नाम भी बताया था। अब आता है दूसरा, उपभोक्ता या विषमपोषी। जो उपभोक्ता क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, है ना। वे सभी जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से लेते हैं, परोक्ष अपरोक्ष प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, मतलब खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते, वो विषमपोषी होते हैं। इनको अगले वापस दो श्रेणी में विभाजित किया है, वर्त गुरु उपभोक्ता,
जो बक्सपोशी या जीवभक्षी होते हैं वे सभी जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को अपने पाचन क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ परिवर्तित करते हैं वह उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों मतलब जैसे ग्लूकोज वगैरह है जो कार्बोहाइड्रेट बना है जो पौधे के अंदर बना है उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना जीवन का निर्वहन करते हैं। और ये किस पे निर्भर रहेंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता पर ही निर्भर रहते हैं, है ना। जीव बक्सी भी कहलाते हैं। जीवित प्राणी जैसे इनका ये पौधे इनका भोजन होते हैं। अब ये वर्त उपभोक्ता है तो उपभोक्ता है तो किसको खाएंगे, ये किसको खाएंगे, है ना। ये भोजन के लिए पौधों को खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, है ना। ये शाकाहारी, मांसाहारी अथवा सर्वभक्षी किसी प्रकार के भी इसमें आ सकते हैं। अप्राथमिक उपभोक्ता जो है ना, उसको वापस 3 प्रकार से विभाजित किया है। जो गुरु उपभोक्ता है या वर्त उपभोक्ता, उसको वापस 3 प्रकार से विभाजित किया है जो आप जानते हो, बिल्कुल लीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो घास खाते हैं, है ना। प्राथमिक जो उत्पादक को खाते हैं। ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन सीधे पादपों से या स्वपों से प्राप्त करते केवल पादप पदार्थों का उपभोग करते हैं। जैसे शाकाहारी जीव जंतु से गाय, बकरी, भैंस, हिरण जो भी है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, सिंपल से बताऊं, द्वितीय उपभोक्ता वो हो गए जो इनको खाएंगे, है ना। द्वितीय उपभोक्ता क्या हो जाएंगे, तो इनको खाएंगे, ठीक है। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी जंतु या प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे कई कीट, बकरी, हिरण, खरगोश आदि को अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें द्वितीय उपभोक्ता जैसे इसमें है कौन कौन से, ये मेंढक है, बिल्ली है, लोमड़ी है। ये क्या करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता जिसने अपना भोजन किससे प्राप्त किया है, उत्पादक से प्राप्त किया, पौधों से प्राप्त किया। पौधों से डायरेक्ट जो भोजन प्राप्त करते हैं सबसे पहले प्राप्त किया, इसलिए वो प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद उनको जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता, जैसे ये कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी हो गई। अब तृतीय उपभोक्ता जो इनको खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, वो क्या तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा, जैसे इसमें दिखा है। कुछ मांसाहारी जीव जो दूसरे मांसाहारी जीवों को द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना भोजन करेंगे, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। कुछ उपभोक्ता चरम मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, जंतु मार नहीं खाते इन्हें। कुछ या शीर्ष उपभोक्ता जैसे गिद्ध, शेर, बाज, सारक, मगरमच्छ, किलका आदि, है ना। ये उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है, इनको टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं अपन, है ना। और उपभोक्ता स्तर पर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण भी होता है। कई बार यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि आपको यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि कई बार इनके अंदर जो टॉप उपभोक्ता है, या अपन को पता है उत्पादक स्तर पर ही भोजन का निर्माण होता है, पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन कई बार उत्पादक भी क्या होते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और ये द्वितीय उत्पादक कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीय उत्पादक। कैसे कि जैसे मधुमक्खी है, शहद बनाती है, शहद को अपन खाते हैं, उसने शहद बनाया, अपन ने खा लिया, ठीक है, तो वो उत्पादक होगी ना, ठीक है। तो वो कौन सी उत्पादक होगी, क्यों, वो तो खुद किसी से फूलों से रस लिया है, तो उसने प्राथमिक उपभोक्ता का वो यूज किया है, फिर खुद बना लिया, तो वो द्वितीय उपभोक्ता हो गया ना, तो इसलिए वो द्वितीय उत्पादक हो जाती है। गाय अपन दूध लेते हैं, बकरियां दूध पीते हैं, इस प्रकार से कई बार उत्पादक स्तर पर, उपभोक्ता स्तर पर भी द्वितीय उत्पादक उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद आता है लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक जीव। इस श्रेणी के सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को उनके निर्माणकारी अवयवों में विघटित करते हैं। लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता, है ना, डिकम्पोजर, है ना, डिकम्पोजर देखो, डिकम्पोजर, है ना। सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके निर्माणकारी अवयवों में विघटित करते हैं, मतलब जिससे वो बना है ना, तो ये क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कोई जीव जंतु या जो उपभोक्ता था वो मर गया था, तो ये क्या सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनको क्या वापस अपघटित कर देते हैं अपने पाचक एंजाइम द्वारा उपभोक्ता के मर्द शरीर को जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ के। मतलब किसी बकरी ने घास खाया, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता बकरी को कुत्ता खा गया, द्वितीय उपभोक्ता कुत्ते को शेर खा गया, तृतीय उपभोक्ता शेर मर गया, तो ये क्या करेंगे, जो लघु उपभोक्ता या अपघटक है, ये क्या करेंगे, पाचक एंजाइम के द्वारा उसके जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, इनके रूपांतरण भी कहते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएंगे, पौधों के द्वारा वापस काम ले लिए जाएंगे। तो इसके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। विघटन की इस क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसे अपघटक अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। अब जो इसके विघटन में जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों तोड़ने के दौरान ऊर्जा प्राप्त हुई, तो वो जीवाणु जो अपघटक होते हैं अपना दैनिक कार्य कर लेते हैं, और दोनों तरफ से इकोसिस्टम में कितना फायदा हो गया। इसमें मुख्य जो अपघटक जीवाणु इनके जैसे कवके हैं, एक्टिनोमाइट आदि जीव है, इन्हें मर्तोपजीवी या प्राशनजीवी भी
कहते हैं। इस क्रिया में विमुख सरल कार्बनिक पदार्थ पुनः उत्पादकों के द्वारा ग्रहण, मैंने बताया से पौधे वापस इसको ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद अजैविक घटक आते हैं। अपने जैविक घटक पढ़े थे, इसके बाद अजैविक या अजैवीय घटक की बात करें तो भौतिक पर्यावरण के सभी निर्जीव पदार्थ जो होते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। ओडम ने निम्न घटकों को 3 भागों में विभाजित किया। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ आप जानते ही हो, इनमें जीव वृद्धि के लिए अति आवश्यक खनिज के लवण तथा गैस सम्मिलित जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, लवण तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस सम्मिलित है। ये सभी स्वपोषी या उत्पादक घटकों के पोषक तत्व अथवा अपरिष्कृत सामग्री है। मतलब क्या होता है कि ये सभी के सभी जो घटक है, ये जो उत्पादक होते हैं उनको मिट्टी से मिलने जरूरी है, उनको खाद के रूप में मिलने जरूरी है, तभी क्या होगा, वो वृद्धि करेगा, तभी वो भोजन बनाएगा और वो उपभोक्ता के द्वारा काम आएगा। फिर सर्वप्रथम उत्पादों का निर्माण करते हैं, है ना। सर्वप्रथम उत्पादक इनका उपयोग करते हैं, उत्पादकों से उपभोक्ता को जाते हैं और वहाँ से मुक्त होकर वापस ही क्या होता है, ये जैसे जमीनी स्तर पे रहेंगे, जमीनी स्तर से उत्पादक पौधे ने इनको ले लिए, पौधे को कौन बकरी खा गई, बकरी को कौन खा गया, कुत्ता खा गया, कुत्ते को शेर खा गया, वो शेर मर गया, तो अपघटक उसको वापस क्या करेंगे, उसका अपघटन कर देंगे, तो अपघटन करते वापस मिट्टी में। इस प्रकार से इनका देखो साइक्लिक चलती रहती है, भ्रमण होता रहता है ना। दूसरा आता है इनको भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। दूसरा आता है कार्बनिक पदार्थ। इन पदार्थ 3 श्रेणियों में बांटा सकता है। कार्बनिक पदार्थ जो अपने शरीर के अंदर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक एवं क्या इन्हें अपघटक उत्पादक जैसे यौगिक एवं इन्हें अपघटक से उत्पन्न पदार्थ जैसे यूरिया, हुमुस आदि है जो वातावरण में कार्बनिक पदार्थों को समान मुक्त अवस्था में मिलते हैं। सम्मिलित रूप से दूसरी श्रेणी में, मतलब प्रथम श्रेणी में तो अंदर अपन ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को सम्मिलित किया है ना, कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में। और इनके अपघटन से क्या मिलता है, यूरिया मिलता है, हुमुस मिलते हैं, जो वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों के समान मुक्त अवस्था मिलते हैं। ठीक है। दूसरी श्रेणी में वे कार्बनिक पदार्थ जो केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, आपको बताइए एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये केवल जीवित कोशिका में पाया जाता है। तीसरी श्रेणी में वे पदार्थ जिनका उपरोक्त दोनों के बीच में योजक कड़ी माना जा सकता है, जैसे पर्णहरित है, क्लोरोफिल और डीएनए है, ये है ना, दोनों के बीच में पाए जाते हैं इस प्रकार से। इसके बाद आता है जलवायु कारक। इसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, आर्द्रता, ताप, ये अजैविक घटक आपको पता ही और सभी के लिए जरूरी है, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे उत्पादक हो, चाहे द्वितीयक उत्पादक हो, है ना, सबके लिए ये सारे के सारे घटक आवश्यक है। चूंकि पारिस्थितिक तंत्र में नियत अवस्था में उपस्थित अजैव पदार्थ की मात्रा स्थित अवस्था स्टैंडिंग या स्थित गुणता कहा जाता है ना। जो मात्रा है स्थित अवस्था है, मतलब अजैव पदार्थ जितनी भी मात्रा हो उसको क्या कहेंगे, स्थित अवस्था कहेंगे। जबकि जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा को खड़ी फसल, मतलब जैव जितने भी जीव है उनको खड़ी फसल बोलते हैं, स्थित सस्य बोलते हैं। इनकी इकाई के क्षेत्र में उपस्थित जीवों की संख्या या जैव भार द्वारा प्रदर्शित किया जाती है, मतलब इकाई क्षेत्र में जो इनकी संख्या उपस्थित होती है उसको क्या बोलते हैं, जैव भार या बायोमास के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो ये अपना पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम अपने चालू किया था, इसका जो आगे का जो है पारिस्थितिक तंत्र कार्य वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आप यहाँ तक तैयार कीजिए। और ये टॉपिक इजी है, इजी लगता है, सरल लगता है पढ़ने में। ये सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल है, लेकिन इससे नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े जाते हैं। इसके मैं आपके साथ क्वेश्चन भी बहुत सारे डिस्कस करूँगा, तो आपको पता लगेगा ना। तो आप इसको नीट के हिसाब से ही पढ़ते रहे, समय आपके पास है। इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।